बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे एजुकेशन में। आज आपके लिए लेकर आए हैं रीट 2018 के पेपर का एसएस के पेपर का सॉल्यूशन व्याख्या सहित। तो प्रश्न नंबर एक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोगों से क्या तात्पर्य है। तो हम भारत के लोग इस शब्द का तात्पर्य पूछा है। तो इस शब्द का तात्पर्य होता है संपूर्ण प्रभुत्वता जितनी शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है, अर्थात लोगों में निहित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो फ्रेंड्स छुआछूत को जो समाप्त किया गया है मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के तहत खत्म किया गया है। प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। तो मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार जोड़े गए थे, संविधान के भाग 4 क में जोड़े गए थे, अर्थात 4A इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाग 5 भारत के संघ क्षेत्र का वर्णन करता है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और भाग 6 राज्यों से संबंधित भाग है। अगला प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों के तहत भारतीय संविधान के तहत दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 25 में जो बात लिखी हुई है उसके अनुसार भारत का नागरिक किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और उस धर्म के प्रचार और की स्वतंत्रता उसको पूर्णतः होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है समान कार्य हेतु समान वेतन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी है। तो गणपूर्ति से तात्पर्य है किसी भी बैठक को संचालित करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या गणपूर्ति कहलाती है, या कोरम भी इसे कह सकते हैं। तो लोकसभा के लिए कार्यवाही के संचालन के लिए जो आवश्यक गणपूर्ति है 1/10वां भाग है। लगभग 54 से 55 सदस्य लोकसभा की बैठक होने के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करेगा। तो अनुच्छेद जो 74 है उस अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हो, मिनिस्टर काउंसिल होगी, मंत्री परिषद जो उसकी सहायता का कार्य करेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अर्थात टैग के तहत राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी इनमें से पहले होगा तब तक इसका कार्यकाल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल सही बात है, परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने के लिए बाध्य है नहीं। ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आंशिक आवश्यक संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत ये उपबंध किया गया है। 143 अनुच्छेद में यह बताया गया है कि किसी संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या सुझाव मांग सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो परामर्श दे या ना दे, परामर्श देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है। अगर वो परामर्श देता है तो राष्ट्रपति या सरकार, केंद्र सरकार उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो परामर्श दे चाहे ना दे, अगर परामर्श दिया है
तो सरकार या राष्ट्रपति उस परामर्श को चाहे तो माने चाहे ना माने, चाहे तो आंशिक संशोधन या आवश्यक संशोधन उसमें कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा था, ऑप्शन नंबर बी बाध्य है, जबकि हमने अभी पढ़ा कि बाध्य नहीं है। प्रश्न नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो संविधान का जो आर्टिकल 54 है, अनुच्छेद 54, उसमें लिखा हुआ है, उसके अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा, भारत की लोकसभा, राज्यसभा और समस्त राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश अगर उनमें विधानसभा है तो उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में या निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे। तो इसे पुनः देखें, भारत की संसद तथा राज्यों की सभी विधानसभा, और हमें पता है कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभा की व्यवस्था है, तो इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। प्रश्न नंबर 11, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगटीसी है। ये चीन में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 12, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है। तो किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, जो कि तंजानिया नामक देश में, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया नामक देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 13, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। तो यहाँ पर औसत तापमान पूछा है, तो औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है समताप मंडल में, हमें ध्यान रखना चाहिए। बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। तो बेसाल्ट सेल किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान जब हम पढ़ते हैं तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरणों में हमें ध्यान रखना चाहिए। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है बेसाल्ट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, डोलोमाइट आदि, ये सभी आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो औसत ऊर्जा एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक 10% का प्रवाह होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, मेगस्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। यह एक यूनानी राजदूत था, सेल्यूकस के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया और भारत से वापस लौटकर इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक है प्रसिद्ध, इंडिका नामक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और ये सेल्यूकस एक यूनानी राजदूत था। प्रश्न नंबर 17, चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न नहीं था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो राज्यसभा थी या राजदरबार था उसमें 9 रत्न थे। तो 9 रत्न कौन कौन से थे वो हमें उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। वरामीर था, वररुचि था, धन्वंतरी था, कालिदास जी थे, शंकु था, वेताल था, घटखरपर था, और इस तरह से ये 9 रत्न इनके दरबार में होते थे। तो फायान जो था वो राइट आंसर हो जाएगा। फायान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। प्रश्न नंबर 18, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। तो हल्दी घाटी के युद्ध जो 1576 में हुआ था तो वहाँ पर हाथियों का भी युद्ध हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जो हाथी का नाम था राम प्रसाद था। चेतक हम लोग जल्दबाजी में कर सकते हैं, लेकिन चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। यहाँ पर हाथी के बारे में पूछा गया। मर्दाना मानसिंह का घोड़ा था। मानसिंह कछुआ का घोड़ा था। मानसिंह मुगल सेना की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। प्रश्न नंबर 19, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। तो सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ डूंगरपुर के बासिया गांव में, एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। संत सभा की स्थापना की और भीलों में जनजागृति पैदा करने का सर्वप्रथम काम गोविंद गिरी जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर प्रश्न नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, चेतावनीरथ चुंगटिया किसने लिखे। तो चेतावनीरथ चुंगटिया जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा फतेह सिंह, वो दिल्ली उस दरबार में जा रहे थे। तो केसरी सिंह बारठ ने कुछ वाक्य लिखे, सोरठे जिन्हें कहते हैं। तो
उन्हें उनका रोकने के लिए वाक्य लिखे, तो उन वाक्यों का नाम दिया गया चेतावनीरा चुंगटिया। तो इसका जो राइट आंसर है केसरी सिंह बारट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के आगे अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो लंदन में जो विनायक दामोदर सावरकर थे जिन्हें काले पानी की सजा हुई थी, उनके अध्ययन के लिए जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी विराटनगर थी, जिसे बेराट नाम से भी जाना जाता है। और ये विराटनगर वही है जो वर्तमान में जयपुर और अलवर का क्षेत्र है, वो विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी होती थी। प्रश्न नंबर 23, पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो पैगन वंश का जो आनंद मंदिर है बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक बौद्ध मंदिर है जो कि म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 या 24, तराइन का युद्ध किसने जीता? तो हमें पता है कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता और तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता। यहाँ पर प्रथम और द्वितीय नहीं देकर सन दिया हुआ है 1191। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और प्रथम युद्ध तराइन का पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य जो कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, और गुलाबो नामक एक प्रसिद्ध इसकी नृत्यांगना इस नृत्य को फेमस करने में उनका बड़ा योगदान है। बहुत ही मनमोहक नृत्य है जिसे पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है, और 2010 में यूनेस्को के द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में भी जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 26, संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। रतन सिंह जो थे वो उनके पिता थे, और संग्राम सिंह राणा सांगा उनके ससुर थे, अर्थात भोजराज के पिता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संत मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। चित्रशैली बणिठनी संबंधित है। बणिठनी का आशय होता है सजी धजी। राजस्थान की एक प्रसिद्ध चित्रकला है जिसको बणिठनी का नाम दिया जाता है, और ये चित्रकला किशनगढ़ की प्रसिद्ध चित्रकला है जो कि निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। भारत की मोनालिसा भी इस चित्रकला को कहा जाता है। भारत की मोनालिसा बणिठनी चित्रशैली को कहा जाता है, और ये नागरीदास के काल में प्रचलन में आई थी या बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरीदास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, चूरू जिला के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। तो गोगा जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं जो कि पंच पीर में भी शामिल हैं। जाहर पीर भी इन्हें कहा जाता है। गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा ग्राम में हुआ, तथा इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 29, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? तो 1730 में मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के द्वारा जब लकड़ियां लाने के लिए कहा गया, तो खेजड़ली वृक्षों की रक्षा, खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा करने के लिए अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान दिए। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? तो राष्ट्रगीत भी है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गीत जो हमारा लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो है वो पंजाब से गुजरात की ओर जाता है, राजस्थान के गंगानगर से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के होते हुए जाता है। तो हनुमानगढ़ में यह प्रवेश नहीं करता, तो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, तो हनुमानगढ़ में नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मीठे पानी की जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील राजस्थान की है जयसमंद झील है, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है,
और जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पिछोला झील भी उदयपुर में है, फतेह सागर भी उदयपुर में है, राजसमंद जिले में है। विष्णु के भक्त कहलाते थे, तो विष्णु के भक्त अलवार कहलाते हैं। पशुपत और लिंगायत भगवान शिव के भक्त कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 जनपदों का महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय के अंदर इसका उल्लेख है 16 जनपदों का। रावी नदी का प्राचीन नाम था, हमें याद रखना चाहिए, रावी नदी का प्राचीन नाम था परुष्णी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इलाके में पड़ता है और मथुरा इसकी राजधानी है। तो मथुरा और उसके निकटवर्ती जो क्षेत्र है वो सूरसेन जनपद में आता था और इसकी राजधानी मथुरा थी। राजस्थान राज्य अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया। तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, संपूर्ण एकीकरण राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 38, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर। सामाजिक अध्ययन का जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, क्योंकि उच्च माध्यमिक और स्नातक स्तर पर तो फिर सब्जेक्ट लेने की सुविधा बालक के लिए होती है, तो फिर हो सकता है कि उसे नहीं पढ़ाया जाए सामाजिक अध्ययन। अगला प्रश्न है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया। तो B.S. ब्लूम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा B.S. ब्लूम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 है पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। तो पाठ्यक्रम के जो क्षेत्र में शामिल है, पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम के जो क्षेत्र में शामिल होता है विद्यालय के आंतरिक क्रिया और बाहरी क्रियाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 41, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक कोई सी भी हो वो विद्यार्थी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, विद्यार्थी की क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। तो वह किस विधि का उपयोग कर रही है? वह कथन विधि का उपयोग कर रही है। प्रश्न नंबर 43, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए समाज में व्याप्त मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। अर्थात किसी प्राचीन स्थल पर अगर जाएं तो वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। अगर उस स्थान को हम स्वयं जाकर घूमेंगे तो विषय के प्रति हमें रुचि उत्पन्न होगी, उसके प्रति जागरूकता रुचि उत्पन्न होगी, उस विषय वस्तु की बेहतर समझ हम प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्यक्ष सूचना वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 45, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। तो हमने अभी बात की ब्लूम की जो पाठ योजना है वो आधारित है उद्देश्यों पर। शैक्षिक उद्देश्यों का इन्होंने वर्गीकरण किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों पर। प्रश्न नंबर 46, प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ में सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह जो कथन है याद रखना है, किलपैट्रिक का है। प्रयोजना विधि के जनक कहलाते हैं किलपैट्रिक, और इन्होंने कहा किलपैट्रिक ने कि प्रयोजना ऐसी एक्टिविटी है जो सामाजिक वातावरण में घुल मिलकर उस कार्य को किया जाता है, प्रोजेक्ट विधि से कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अर्थात बालकों के विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होगी, किस प्रकार के मूल्यांकन में होगी? निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का यदि उत्तर बालक देगा तो उस मूल्यांकन के द्वारा बालक के विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की जो प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना,
सरसों, तो ऑप्शन में देखें सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी और मार्च में काट ली जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो राष्ट्रीय जो NW फर्स्ट है, NW फर्स्ट हल्दिया से इलाहाबाद तक स्थित है और NW जो 2 है सादिया से धुबरी को जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 में पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो इसको हमें याद रखना है, जनगणना जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए 82.14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 है भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? शीतकाल में भारत में जो वर्षा होती है जिसे मावट कहा जाता है, और ये जो मावट है भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनके माध्यम से उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 52, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, यहाँ पर पुनः प्रकट होती है, तो इस पुनः प्रकट वाली स्थिति को तराई प्रदेश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्न में से किस ऊर्जा संसाधन को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोयला, यह हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को रोक दिया है, निषिद्ध कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम भारत देश का ऐसा प्रथम राज्य है जिसने पूर्णतः जैविक खेती को अपना लिया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई है? तो ब्रिटेन के सहयोग से जो प्लांट डाला है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, जो कि ब्रिटेन के सहायता से शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। बोकारो जो है, बोकारो झारखंड में स्थित है। बोकारो प्लांट झारखंड में है और यह रूस के सहायता से स्टार्ट किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, और राउरकेला उड़ीसा में जो कि जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। विजयनगर जो है वो प्लांट कर्नाटका में है, विजयनगर स्टील प्लांट कर्नाटका में स्थित है। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? जो उत्खात अर्थात बेडलैंड भूमि के लिए जो प्रसिद्ध नदी है चंबल नदी है। याकूब जनजाति का निवास स्थान है, तो याकूब जनजाति उत्तरी साइबेरिया नामक जगह पर स्थित होती है, रहती है या वहां पर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 58, घग्गर नदी का मैदान स्थित है, तो घग्गर नदी गंगानगर और हनुमानगढ़ में प्रवाहित होती है, तो उसका मैदान भी वहीं स्थित हो जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। प्रश्न नंबर 59, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ, तो राजस्थान का जो प्रथम वस्त्र उद्योग है ब्यावर में स्थापित हुआ, 1889 में स्थापित हुआ। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड इसका नाम रखा गया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी पुराने पेपर या क्लासेज आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उन्हें भी आपके लिए उपयोगी समझें और उनकी भी प्रैक्टिस करें। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।